तो अभी हम लोग बीच पे शूट कर रहे हैं। समुंदर के किनारे में बैठा हुआ हूँ और आपके लिए ऑडियो लेक्चर अभी लेकर के आ रहा हूँ। और बहुत अमेजिंग वाले कंटेंट, बहुत ख़तरनाक वाले स्पीसीज़ का कंटेंट आने वाला है शॉर्ट्स में, लॉन्ग में। और मैं यहाँ पर मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगा, आप एंजॉय करना, ठीक है। आराम से बैठ करके सुनिए, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। लेक्चर बहुत शानदार बनाइए, आपको सब कुछ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसमें हम लोग ऑडियो रिवीजन करेंगे हम लोग कंप्लीट चैप्टर का, ठीक है। थोड़ा सा वॉइस को इग्नोर करना अगर आपको आ रहा है नॉइज़ तो, ठीक है। चलिए, तो मेरा लेक्चर है थोड़ा स्पेशल होगा। स्पेशल कैसे होगा, हर तरह के बच्चे को ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। हर तरह के बच्चे का मतलब क्या, टाइप 1 जो बच्चे बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ चुके थे, थोड़ा रिकॉलिंग में दिक्कत हो रहा है, लगभग सब कुछ याद जैसा है, डेप्थ पढ़े थे, वो बच्चे क्या करेंगे, आराम से कान बंद करके, सॉरी आंख बंद करके आराम से लेक्चर को सुनते जाएंगे, ठीक है। टॉपिक जैसे खत्म होगा एनसीईआरटी सामने खोलेंगे और देखेंगे कि हाँ पूरा खट 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 पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। कुछ वैसे जो मीडियोकर वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, आंख बंद करके सुनेंगे, लेकिन जहाँ उनको दिक्कत होगा, लगेगा कि हाँ लिंक छूट रहा है, तो वो अपना बुक खोलेंगे, कॉपी खोलेंगे, लिंक बनाएंगे अपना, है ना, कि हाँ ये सब मैच हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद टॉपिक खत्म करने के बाद प्लीज़ आप लोग पॉज करके सब लोग जो है चेक कर लेना नोट्स और एनसीईआरटी सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तीसरा बच्चा जो लग रहा है कि नहीं सब कुछ भूल रहे हैं, तो वो लोग कॉपी भी खोल के रखो, नोट्स भी खोल के रखो, और कान, दिमाग, फेफड़ा, गुर्दा सब कुछ खोल के रखो, आराम से सुनते जाओ, ठीक है। करेक्ट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये चैप्टर है आपका, पहला टॉपिक आपका आता है क्या, न्यूक्लिक एसिड, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। तो आप ये बात पढ़े हो अच्छे से कि अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है न्यूक्लिक एसिड, जिसका डीएनए आरएनए होता है, इसका मीनिंग, ठीक है, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट को, ठीक है। और आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो बना होता है किसका, शुगर का, फॉस्फेट का और नाइट्रोजनस बेस का, ठीक है। अब जो शुगर होता है, इसमें शुगर में आप पढ़े हो कि भाई डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है डीएनए में, राइबोज शुगर पाया जाता है आरएनए में, वेरी गुड। फिर आप पढ़े हो ये चीज़ कि भाई जो फॉस्फेट होता है वो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है, ठीक है, बढ़िया, H3PO4 बोलते हैं। और आपका जो नाइट्रोजनस बेस होता है, वो नाइट्रोजनस बेस का क्या हो जाएगा भाई, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है, सिंगल या डबल, है ना, दोनों तरह का पाया जाता है। प्यूरिन और पायरिमिडीन कहते हैं। प्यूरिन होता है डबल साइक्लिक रिंग, पायरिमिडीन होता है सिंगल साइक्लिक रिंग। प्यूरिन में आता है एडेनिन ग्वानिन, पायरिमिडीन में होता है साइटोसिन थायमिन यूरासिल, ठीक है। एडेनिन में और ग्वानिन में होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन थायमिन यूरासिल में होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो थायमिन है वो सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, यूरासिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। और क्या होता है यूरासिल में आपका राइबोज शुगर होता है, जिसमें कि एडिशनल OH ग्रुप होता है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। फिर आप पढ़ते हो कि भैया 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया था किसमें, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। और जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोज शुगर से जुड़ा होता है, किससे, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, वेरी गुड। और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, किसके साथ, न्यूक्लियोसाइड के साथ, ठीक है। इतना हम लोग ये सब कवर कर चुके हैं, वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग आगे जब पढ़ते हैं तो इतना खत्म हो गया। आप एक बार निकालना, चेक करना एनसीईआरटी सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। अब हम लोग आगे जब देखते हैं ना कि आपका जो मॉर्फोलॉजी होता है, मतलब क्या, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का, उसका जो एक पिच होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रम, ओके। और हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो डायमीटर है वो होता है कितना, 20 एंगस्ट्रम, ठीक है बाबू। पिच होगा 34 एंगस्ट्रम और आपका डायमीटर होगा 20 एंगस्ट्रम, ठीक है। और रफली जो एक पिच होता है उसमें कितना होता है, 10 बेस पेयर ऑफ होता है ना, 10 बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर होता है, ठीक। चलो यहाँ तक हो गया फिनिश। अब अच्छे से नोट्स निकाल कर सब कुछ क्लियर करो, न्यूक्लिक एसिड पूरा आपका खत्म हो गया, है ना। फिर कुछ नॉर्मल चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि 1869 में क्या होता है, फ्रेडरिक मैशर बोलते हैं क्या, कि भैया डीएनए को हम लोग ढूंढे थे एज ए एसिडिक सब्सटेंस, उसका नाम था क्या, न्यूक्लिन नाम था, करेक्ट। और आप क्या ढूंढते हो, और आप ढूंढते हो कि भाई जो आपका 1953 में जो आपका एक साइंटिस्ट थे, इसका नाम था क्या, वॉटसन और क्रिक, वो क्या करते हैं, डबल हेलिकल मॉडल देते हैं, है ना। कंफ्यूज करो तो ध्यान रखना ना कि जो आपका मिड ऑफ 1950 के आसपास में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था, तो तभी ये सब चीज़ें पता लगी, ठीक है। तो 1953 में आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आया और आपका डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मिला। किसके हेल्प से, एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन के हेल्प से। कौन दिया, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन दी, ठीक है, दोनों लेडीज थी। यहाँ तक हो गया आपका फिनिश। इसी को हम लोग क्रिस्टलोग्राफी भी बोलते हैं। चलो
फिर आप जब आगे जब आते हो तो प्लीज़ 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 एनसीईआरटी को खोल करके और अपना जो सेलिएंट फीचर ऑफ जो था ना, सेलिएंट फीचर ऑफ डीएनए डबल हेलिकल कि 3 to 5 प्राइम होता है, फिर 5 to 3 प्राइम होता है, एंटी पैरेलल कहते हैं उसको, है ना। इरविन चार्गाफ रूल कि जितना प्यूरिन होगा उतना पैरामिडीन होगा, जितना ए होगा उतना टी होगा, जितना सी होगा उतना जी होगा, ये सारा बात आप ध्यान रखना। दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है, कॉइलिंग राइट हैंड फैशन में होता है, ठीक है। चलो, और वो नैनोमीटर वाला सब कुछ बात आप ध्यान में रखना, है ना। वो और आपका फिर आ जाओ सेंट्रल डोगमा। कौन देता है सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा देता है आपका फ्रांसिस क्रिक, है ना। सेंट्रल डोगमा डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से आरएनए जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन जाता है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, ओके। कभी कभी फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन किसमें रिवर्स डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। किसमें होता है? लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी में होता है, ठीक है। अब आगे जब आप आते हो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, पैकेजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो पैकेजिंग में इंपॉर्टेंट है ये कि आपका जो यूकैरियोट होता है उसमें क्या पाया जाएगा? उसमें पाया जाएगा न्यूक्लियोसोम। प्रोग्राम में क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोइड। इस बात को दिमाग में रखना कि यूकैरियोट का जब पैकेजिंग आप पढ़ते हो तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो आपका प्रोटीन जो बेसिक प्रोटीन होता है ना, और पॉजिटिवली चार्ज होता है। बेसिक प्रोटीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें बेसिक अमीनो एसिड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइसिन एंड अर्जिनिन, साइड चेन में होता है, हिस्टोन ऑक्टामर होता है। उसके अराउंड में एसिडिक डीएनए, है ना, दैट इज नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम लोग क्या उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इस तरह से रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड एज क्या? रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम जब होगा ना, रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम जब ऐसे करके जब गुच्छा में जब बनेगा ना, धागा जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। मतलब सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उससे डीएनए बनता है, और जो डीएनए होगा वो फिर पैकेजिंग करके न्यूक्लियोसोम बनाएगा यूकैरियोट में, फिर बहुत सारा न्यूक्लियोसोम मिल करके धागा ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन फिर आगे जाकर सोलेनॉइड बनाएगा, फिर आगे जाकर क्रोमोसोम बनाएगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चा। चलो, अब आगे जब आप पढ़ते हो तो फिर आपका आ जाएगा क्या? हाँ, अगर हम लोग यूकैरियोट में आप बोलते हो हिस्टोन प्रोटीन, तो प्रोकैरियोट में हम लोग नॉन हिस्टोन नहीं बोलेंगे बाबू, है ना। उसमें क्या होता है? उसमें होता है पॉलीअमीन सिंपली, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, वेरी गुड। क्योंकि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन हायर जो आपका है ना, क्या बोलते हैं उसको, पैकेजिंग इन हायर लेवल, उसमें होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका बिट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, याद रहेगा ना। वो जो क्रोमेटिन होता है उसमें बिट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस देता है। बिट्स का मतलब होता है न्यूक्लियोसोम, स्ट्रिंग का मतलब होता है डीएनए। ओके, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब आगे सुनिए एकदम ध्यान से। यू क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन मतलब क्या? जो लूजली फोल्ड होगा तो इजीली खुलेगा। इजीली खुलेगा मतलब क्या? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, है ना। और वो वाला क्या होगा? डेंसली पैक होगा, खुलेगा नहीं, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। और जो लूजली फोल्ड होता है उसमें जो स्टेन होगा वो अच्छे से चिपकेगा नहीं, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? लाइटली स्टेन। और जो डेंसली फोल्ड है उसमें स्टेन अच्छे से चिपकेगा, उसको बोलेंगे हम लोग डेंसली स्टेन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट होते हैं। आओ, रख दो यहीं पर रख दो। थोड़ा सा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक लेक्चर, ठीक है। हाँ, निकलेंगे 15 मिनट में। तो अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या? आपको वीडियोस मिल जाएगा, मैं अभी कहाँ पर हूँ, ठीक है। हाँ, आपको वीडियोस मिल जाएगा लेक्चर। बहुत खतरनाक वाला चीज़ ढूंढे यार, है ना। आओ चलो ध्यान दो। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या था? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में था कि भाई मेन जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। 2 तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं क्या? एक को हम लोग बोलते हैं एस स्ट्रेन, एक को हम लोग बोलते हैं आर स्ट्रेन। एस से एस स्ट्रेन, एस से स्मूथ, एस से एस स्ट्रेन, एस से स्मूथ, ठीक है। और एस से सुपर पावर, है ना। और क्या है? सुपर पावर किस चीज़ का? एबिलिटी टू किल। एबिलिटी टू किल मतलब क्या? एबिलिटी टू किल का मतलब होता है वायरुलेंसी, है ना, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है म्यूकस एंड पॉलीसैकेराइड का कोटिंग, इसलिए वो वायरुलेंट है। और जो आर स्ट्रेन है वो क्या होता है? वो म्यूकस एंड पॉलीसैकेराइड का कोटिंग नहीं बनाता है, इसलिए वो कैसा है? रफ है, और वो नॉन वायरुलेंट है, मार नहीं सकता है वो। इसीलिए आर स्ट्रेन को जब आप डालते हो, इंजेक्ट करते हो चूहा में, तो चूहा मर जाता है, ठीक है। लेकिन सॉरी, आर स्ट्रेन को जैसे आप डालते हो चूहा में तो चूहा नहीं मरता है, क्योंकि आर रफ है ना बाबू, उसमें तो म्यूकस एंड पॉलीसैकेराइड का कोटिंग नहीं है ना। लेकिन एस में तो है ये कोटिंग, तो एस को जैसे डालते हो आप माइस में, तो माइस मर जाता है, ठीक। और एक आर स्ट्रेन है और एस स्ट्रेन में क्या अंतर है? उसी कोटिंग का अंतर है। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोटिंग जल जाएगा, तो इसको जब आप चूहा में जब आप इंजेक्ट करोगे तो चूहा क्या होगा? जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? जिंदा रहेगा भाई, है ना। एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को चूहा में डालोगे तो चूहा जिंदा रहेगा।
अब सुनना एकदम ध्यान से, एस स्ट्रेन हीट किल बैक्टीरिया प्लस आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया को जैसे आप डालोगे चूहा में तो क्या होगा, चूहा मर जाएगा। क्यों मरेगा? इसलिए मरेगा क्योंकि एस स्ट्रेन हीट किल बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा किस में, आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया में, और आर को बदल देगा किस में, एस में। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि वो कुछ तो ऐसा मटेरियल था जिसको हम लोग आज जानते हैं डीएनए के नाम से, जो कि हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर में घुस गया और आर को बदल दिया एस में। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन अब तक जो है ये बात कंफर्म नहीं हुआ कि वो मटेरियल क्या था, वो डीएनए था क्या आरएनए था। हम लोग आज के टाइम पे जानते हैं कि वो डीएनए था। तो इसलिए 3 साइंटिस्ट आते हैं जिसको हम प्यार से बोलते हैं क्या, ओवरी मैक्लॉयड मैकार्टी, है ना। ओवरी मैक्लॉयड मैकार्टी, है ना, एमसी कार्टी कहते हैं, एवोरी कहते हैं, ठीक है। चलो, तो फिर ये तीनों क्या करते हैं, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करते हैं। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि हम लोग पता लगा पाएँ कि क्या बायोकेमिकल नेचर है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना भाई, हम लोग पूछते हैं कि चलो बताओ कि जो आपका हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसमें क्या था, डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था, तीनों था। लेकिन तीनों में से कौन सा मॉलिक्यूल अंदर घुसा और ट्रांसफॉर्मेशन कॉज किया? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक बार हम लोग आरएनएज डाल के ट्राई करते हैं तो आरएनएज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर आरएनए ही वो मटेरियल होता होगा जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता था तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाना चाहिए था। लेकिन आरएनएज डालने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुकता है। ठीक वैसे ही प्रोटीएज डालने से जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुकता है, लेकिन डीएनए ही तो वो एक्चुअल मटेरियल है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है। तो डीएनएज डाले तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, हेंस डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अब तक एनसीईआरटी कहता है बट नॉट ऑल द बायोलॉजिस्ट गेट कन्विंस्ड। क्लियर है कि नहीं है? और डीएनए वाज द हेरिडिटरी मटेरियल, ये बात कंफर्म किस में होता है, हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट में होता है। हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट क्या होता है बाबू, ध्यान देना कि मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन ये कहता है ना, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन ये कहता है कि आपका जैसे एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसका नाम होता है क्या, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज जब इन्फेक्शन जब करेगा ना, किसमें, बैक्टीरियोफेज वायरस जो इन्फेक्शन कॉज करे किसमें, ई कोलाई बैक्टीरिया में, तो उसमें से वो कौन सा वो मटेरियल होगा जो कि अंदर वो इंजेक्ट करता होगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो डीएनए होता होगा। इस बात को प्रूव करना पड़ेगा। तो लड़ाई उसमें हुआ बाबू, लड़ाई उसमें हुआ कि बैक्टीरियोफेज में वो कौन सा पार्ट है जो ई कोलाई में घुसता है, क्या वो ऊपर का प्रोटीन कोट कैप्सिड है या फिर अंदर का डीएनए है, ये था लड़ाई। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन कोट जो कैप्सिड है ना, प्रोटीन कोट जो कैप्सिड है उसको हम लोग लेबल करते हैं किससे, P32 से, फास्फोरस P32 से। और जो डीएनए है उसको हम लोग किससे जानते हो, S35 से हम लोग उसको लेबल करते हैं। अब उसके बाद फिर जो है इन्फेक्शन जब होगा तो अंदर आप अपने आप इनकॉर्पोरेट होगा। तो ई बैक्टीरिया के अंदर में क्या जो है जाएगा बताओ, तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर घुस जाएगा आपका P32, है ना, ये चीज़ दिखाई देगा। लेकिन अब थोड़ा सा बाबू संयम रखना और क्या करना कि आप एनसीईआरटी सामने निकालना और देखो हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट का डायग्राम जो है, लेफ्ट साइड में बाबू S35 का डिटेक्शन है, राइट साइड में P32 का डिटेक्शन है। तो लेफ्ट साइड में अगर S35 का डिटेक्शन अगर करना है तो क्या सल्फर अंदर घुसा है क्या ई कोलाई का, सर नहीं घुसा सर। तो सबसे नीचे में बाबू देखिए क्या लिखा हुआ है कि नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सेल्स। कौन सा सेल, बैक्टीरियल सेल, वेरी गुड, है ना, समझ गए बात को। लेकिन वो S35 जो रेडियो एक्टिव सेल्स है वो प्रोटीन कोट में कैप्सिड में तो है ही, क्योंकि वो अंदर तो घुसा नहीं है। तो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। अब वो सुपरनेटेंट को ही बोलते हैं हम लोग कैप्सिड। कैसे, तो जब वो जार में जब होगा ना तो ऊपर तैरता रह जाएगा प्रोटीन कोट कैप्सिड, वो खोलिया जैसा, है ना, तो वो तैरता रहेगा, उसको सुपरनेटेंट बोलेंगे। समझे बात को। आ जाओ राइट साइड में, यहाँ पर देखो राइट साइड में क्या है, P32 का डिटेक्शन। बाबू P32 का डिटेक्शन जब आप करते हो तो वो किस में पाया जाएगा, सर बैक्टीरियल सेल में घुस गया होगा सर डीएनए P32 वाला। हाँ देखो लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्टेड इन द सेल्स। हाँ वेरी गुड। लेकिन कैप्सिड में है क्या, नहीं है सर। तो नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, है ना। देखो अब सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से, आंख बंद करके इमेजिन करो कि एक जार है। अब उसमें क्या हुआ कि एक ई कोलाई बैक्टीरिया और ऊपर में क्या हुआ, वो जो आपका क्या बोलते हैं यार उसको, बैक्टीरियोफेज है ना। ई कोलाई बैक्टीरिया में ठीक एक जार में, जैसे आप उसको वो करोगे सेंट्रीफ्यूज करोगे ना, हल्का वाला क्या होगा, प्रोटीन कोट होगा, और जो भारी वाला हल्का वाला कोई बोलते हैं हम लोग सुपरनेटेंट, दैट इज कैप्सिड। अब क्लियर हुआ।
इसका वो याद रखना कि पहले इन्फेक्शन होता है, फिर ब्लेंडिंग होता है, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए आपको बता चुके हैं अच्छे से, है ना। एनसीईआरटी में ध्यान से याद रखना, 3-4 तो पॉइंट है दिया हुआ बाबू, है ना, उसके अगला पेज में ही, कि वो रेप्लिका बनाना चाहिए, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, और आपका स्लो चेंज मतलब स्लो म्यूटेशन कॉज करना चाहिए, है ना। ये सब बात को दिमाग में रखना। मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अभी ना एक्चुअली मैं बीच पे हूँ, समुद्र में, ठीक है। यहीं से आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अमेजिंग वाला लेक्चर आपके सामने आएगा, ठीक है। बहुत मस्त लेक्चर नहीं, कुछ बहुत खतरनाक चीज़ आएगा भाई, है ना, बहुत खतरनाक। और ऐसा नहीं कि हम घूमने के लिए आए हुए हैं, किसी कारण से मेरे को आना पड़ा था यहाँ, ठीक है। तो सोचे कि चलो हो लेते हैं, कुछ कंटेंट बना लेते हैं आप लोग के लिए। तो मेन मुद्दा, मेन मामला यही था, ठीक है। अब सुनो, आरएनए वर्ल्ड सुनो ध्यान से। आरएनए वर्ल्ड, इसका मीनिंग क्या भाई? तो दुनिया जब बना तो पूरे वर्ल्ड में सभी तरफ आरएनए ही आरएनए, आरएनए आरएनए था। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल एवर केम, लेकिन उसके बावजूद है ना, वो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? आरएनए सबसे पहले आया, सबसे ज़्यादा फंक्शंस करता है, मेटाबॉलिज्म हो गया आपका, फिर जो स्प्लाइसिंग हो गया, और आपका जो ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, सब कुछ कौन करता है? आरएनए के अराउंड ही होता है ये सारा चीज़, है ना। तो पॉइंट ये है कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल एवर केम, है ना। और आरएनए क्या था? डायनेमिक फंक्शंस करता था, है ना, लेकिन उसके बावजूद वो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो डीएनए, जो आरएनए है वो स्टेबल नहीं है, वो एज अ एंजाइम भी वो काम करता है। तो एंजाइम अगर वो काम करने लग गया तो बीइंग अ कैटालिटिक नेचर, वो एक तरह से रिएक्टिव जैसा हो गया ना, समझे बात को। तो इसलिए वो बेटर स्टोर नहीं कर सकता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को, है ना, बेटर ट्रांसफर कर सकता है वो। समझ में आया बात पूरा? ये है किसका? आरएनए वर्ल्ड का। बाबू, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए बनना, ठीक है। और रेप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम काम में आता है। रेप्लिकेशन 3 तरह का होता है, एक होता है कंजर्वेटिव, दूसरा होता है सेमी कंजर्वेटिव, और होता है डिसरप्टिव। मोस्ट एक्सेप्टेबल, मोस्ट सुटेबल मेथड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेमी कंजर्वेटिव मेथड हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेप्लिकेशन में आप देखोगे ना सेकंड वाला पैराग्राफ, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि ऐसे कुछ लाइन रहता है कि इट हैज़ नॉट एस्केप्ड, हमारे नोटिस से ये एस्केप नहीं हुआ है, मतलब हमको ये ध्यान में है कि क्या ध्यान में है। तो उसका मीनिंग आपको बताता, हमको एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे पास बुक नहीं है अभी, हम बीच पे बैठे हुए हैं यार। सुनो, उसका मीनिंग होता है ना कि हमारे ध्यान से ये हटा नहीं है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, वो डीएनए रेप्लिकेशन का जो सीक्वेंस होता है वो उसी बेस पेयरिंग से होता है। कौन सा बेस पेयरिंग? वही बेस पेयरिंग कि ए के सामने टी आएगा, सी के सामने जी आएगा, वही लिखा रहेगा, है ना। कि हमारे नोटिस से एस्केप नहीं हुआ है कि स्पेसिफिक पेयरिंग जो होता है ना, वो पोस्टुलेट हुआ था कब? वो जो कॉपी मतलब जो डीएनए से जो डीएनए बनता है उसका जो कॉपिंग मैकेनिज्म है, वो कॉपिंग मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करता है? उसी पेयरिंग पे डिपेंड करता है कि ए के साथ टी, सी के साथ जी, ये लिखा रहेगा, पेपर चेक कर लेना, ठीक है बाबू। उसका मीनिंग यही है हिंदी भाषा में, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद आप पढ़ते हो अपना क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें कुछ पॉइंट आप ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? तो इसमें ध्यान रखना कि प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कौन देते हैं? तो ये देते हैं मिज़ल्सन एंड स्टॉल, और इस दौरान कोई भी तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज नहीं करते हैं। NH4Cl को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ N14 और N15। सुनो, फिर से सुनो मेरे बात को। और क्वेश्चन पूछेगा कि मिज़ल्सन एंड स्टॉल कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज करते हैं? तो बोला नो, नहीं यूज करते हैं। फिर पूछेगा कि बताओ ड्यूरिंग द प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज होता है? तो बोला हाँ, यूज होता है। कैसे यूज होता है? तो देखो, सुनो बाबू, ध्यान सुनो मेरा बात, है ना। पॉइंट क्या है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का प्रूफ को पॉइंट नंबर 1 कौन करते हैं? मिज़ल्सन एंड स्टॉल। ये लोग कुछ यूज करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? नहीं करते हैं सर। पॉइंट नंबर 2, एक और लोग यही प्रूफ करते हैं। कौन लोग हैं वो? टेलर एंड हिज कलीग, है ना। तो टेलर जो प्रूफ करते हैं ना सेमी कंजर्वेटिव मेथड का, उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करते हैं, दैट इज थाइमिडिन, है ना। और किस में करते हैं? विक्सिया फाबा बीन्स में करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप ध्यान रखना कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज होता है किसमें? तो टेलर में यूज होता है, मिज़ल्सन एंड स्टॉल में नहीं यूज होता है। इस बात का बाबू ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट लगभग हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन से, है ना। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा आपका, ठीक है, बहुत जल्द। चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज़ 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 अभी तुरंत नोट्स, एनसीईआरटी सब कुछ अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। अमेजिंग लेक्चर, अमेजिंग आपको एक शॉर्ट्स आपको मिलेगा खतरनाक वाला, ठीक है। लिमुलस किंग क्रैब मैंने लिविंग फसल मैंने दिखाया हुआ है, यहीं पे बैठ के भी शूट भी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। चलो बाय।